तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक बार स्टार्ट करती हूँ लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में। हमें ये पता है टाइम के साथ साथ ए घटता जाएगा क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट। टाइम के साथ साथ सी अनडाउटेडली बढ़ता जाएगा क्योंकि वो है प्रोडक्ट। दिक्कत थी बी में, जो रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। शुरू में बी बनता जाएगा, बनेगा और एक मैक्सिमा पे पहुंचेगा और उसके बाद बी घटेगा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये क्या बनना शुरू हो गया, सामने वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट। तो जिस टाइम पर मैक्सिमम बी मिलेगा उसको कहते हैं टी मैक्स। बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अब इसमें अगर मैं मानूं बी मैक्स क्या है, ये आपने टाइम ग्राफ से रीड भी कर लोगे, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो कि दिख भी रही है, ऑब्वियस भी है, सी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है, जितना आपने ए लिया उससे ज्यादा नहीं। सी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कैन बी इक्वल टू ए। एक ये और इंफॉर्मेशन थी। इस टी मैक्स को निकालने का फॉर्मूला वही है, बस नीचे के की जगह k1 माइनस k2 कर दिया। बाकी तो थोड़ा थोड़ा आप देखोगे आगे सिमिलर सी चीजें मिलेंगी, बट यस दिस इज न्यू फॉर यू, राइट। देन बी मैक्स कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, ये तब एप्लीकेबल हो रही है बात जब k1 इज ग्रेटर देन k2। ये आप लोगों के पास नोटेड होना चाहिए, जिसका मैंने अभी आपको टाइम दिया। नाउ सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक ये ग्राफ रह गया था। अब आगे मुझे क्या पढ़ाना है, ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच पे जाने वाले, डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चंस पे जाने वाले। इसके क्वेश्चंस आपको एन अवस्थी में मिलेंगे, ठीक है। स्टिल ये जब मैं नोट्स अपलोड करूंगी ना बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो पीछे मैं देखे। पीछे मैंने शायद एलएन में दिया, नेचुरल लॉग में 2.303 लॉग बेस्ड एंड आप लोग कर लेंगे। डायरेक्ट यूज केस दिया है मैंने, आई थिंक आगे सॉल्व भी नहीं किया कि क्वेश्चन होता कैसा है, पूछते कैसा है। यहाँ K3 लिखा गया है गलती से, इट शुड बी K2। तो मैं मान के चल रही हूँ, ये आप सेल्फ स्टडी में डालिएगा, इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। पिछले उस पर ये लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वो टॉपिक जिसके लिए, वो टॉपिक के फिर बहुत सारे टॉपिक लपेट लिए मैंने साथ में, जब मेरे पास 2 घंटे की क्लास है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं, हमें उसका रेट लॉ पता है, हमें उसकी सब चीजें पता है, टी हाफ पता है वगैरह वगैरह, ग्राफ हम सारे बनाने लायक हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कुछ रिएक्शन के लिए डिफरेंटली पढ़ी जाती है, उसको डिफरेंटली मॉनिटर किया जाता है, डिफरेंटली डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे रेट लॉ सेम हो। अब मैं कौन से रिएक्शंस की बात कर रही हूं, स्पेसिफिकली दोज रिएक्शंस जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। लास्ट क्लास के थोड़े से आखिरी के हिस्से में मैंने आपको ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब बताया था, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के थीटा को चेंज करना, मे बी इन राइट हैंड साइड, मे बी इन लेफ्ट हैंड साइड। तो आज एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर है सुक्रोज यानी चीनी, जो आपके घर टेबल शुगर के नाम से जानी जाती है। उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो, उसको वाटर दो, तो उससे 2 चीजें बनती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसकी रोटेशन राइट हैंड साइड में है, पॉजिटिव या डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड। ये थीटा को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, राइट हैंड साइड में। लेकिन जैसे ही सुक्रोज की तुमने पानी में मिला के सोल्यूशन बनाई, ये 2 टुकड़ों में बट जाता है, ये इन 2 में आ गया और इन दोनों की अलग अलग रोटेशन मिली। इसकी पॉजिटिव में थोड़ी कम, इसकी नेगेटिव में काफी ज्यादा। तो नेट रोटेशन किस डायरेक्शन में आएगी, सोल्यूशन से बाहर निकल के नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो शुरुआत में सुक्रोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब राइट हैंड साइड में थीटा रोटेट हो रहा था, और एंड में क्या हो गई, लीवो रोटेटरी, क्योंकि नेट रोटेशन किस डायरेक्शन में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो रोटेशन इन्वर्ट हो गया। इसीलिए सुक्रोज को इस सब्जेक्ट में फेमसली इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो शुगर है जो रोटेशन इन्वर्ट कर देती है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से इसकी रोटेशन की इंफॉर्मेशन हुई। अब मेरा मुद्दा इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे लगाएं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको कह रही हूं ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ध्यान दीजिए सूडो वाले से उठा के लाएंगे। वहां बस एस्टर था, यहां सुक्रोज है।
एक चीज सॉल्वेंट है, वाटर है, एक्वस मीडियम भी दे सकते थे, H2O की जगह यहां AQ भी लिख सकते थे। तो एक चीज सॉल्वेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहती है, तो रेट उससे कोई डिसाइड नहीं होता, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो कांस्टेंट में आ जाता है। तो यानी इसके रिस्पेक्ट में, सुक्रोज के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है, और मैंने यहां ब्रैकेट में लिख डाला सूडो, ताकि आपको याद रहे सूडो फर्स्ट ऑर्डर का केस था। नाउ ऑप्टिकल रोटेशन आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है ये वाला, तो मैं इसको मॉनिटर कैसे डिफरेंट करती हूँ कि आपने पिछले केसेस में इसको नहीं लिया, इसके लिए स्पेशल क्यों क्लास लगानी पड़ी। अब यहां पर मॉनिटरिंग के लिए मेरे पास सिर्फ वो ऑप्टिक, जो स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा मेरे पास पोलैरीमीटर है, उसका जो थीटा है वो है ऑब्जर्व करने के लिए। पोलैरीमीटर में एंगल के लिए एक निडल आती है, उससे मेरे को एंगल नापना है। ऑप्टिकल रोटेशन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगी? कॉन्सेंट्रेशन के। जितना सुक्रोज होगा उसी हिसाब से रोटेशन आएगी, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ज्यादा सुक्रोज है तो रोटेशन ज्यादा होगी, राइट। मान लीजिए ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कहीं बाहर से डाल दिया मैंने, फ्रक्टोज की कम है तो शायद इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा साइड पॉजिटिव में ही रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, रोटेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन पोलैरीमीटर जब एक्सपेरिमेंट आप पूरा देखते हैं, थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी दिखाने की, थिकनेस ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब, उस पोलैरीमीटर ट्यूब की थिकनेस पे भी थीटा डिपेंड करता है। वो बात अलग है, वो सब में सेम है, लेकिन आई एम इन्फॉर्मिंग यू। इसका मतलब जो भी थीटा आएगा वो एक तो, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, इक्वालिटी लाऊं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है R, क्योंकि रोटेशन टॉपिक है इसलिए मैंने R डाल दिया। C माने कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, चैप्टर में। T माने थिकनेस। अब जब थिकनेस सभी में सेम है तो मैं उसको 1 एज्यूम कर लूँ यूनिटी, क्योंकि बाद में डिवाइड करने में कट जाना है, माइनस करने में कट जाना है, तो मैं थिकनेस पे टाइम ना स्पेंड करके से इट इज यूनिटी। 10 भी होती तो हर जगह कट जाएगी ये, तो ये मेरे पास थीटा के बारे में आया। तो कह सकती हूँ थीटा एक्चुअली तो कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड कर रहा है, यानी यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेशन का चेंज थीटा से रिलेट कर सकती हूँ, और तो कोई तरीका नहीं। अब काश ऐसा कोई तरीका होता, एक कंटेनर में सुक्रोज है, मैंने वाटर डाला और 10 मिनट बाद मेरे को देखना है कितना सुक्रोज रिएक्ट करके चला गया, कितना पीछे बचा। यही करते हो ना इंटीग्रल इक्वेशन में, a बाय a माइनस एक्स या a नॉट बाय at, यही करते हो। काश कोई तरीका होता कि अंदर गर्दन डालते हम और गिन गिन के आ जाते सुक्रोज इतना है जी, इतना पुट कर दो। वो तरीका तो है नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। तो हर जगह तरीके अलग अलग। आपको अब तक तरीके बताए ही नहीं गए, अगर आप ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में सीधे बोल दिया इनिशियल इतना था, इतनी देर बाद इतना था, बताओ जी। अब हम सीरियस जॉब पे आए, यानी गिनते कैसे होंगे बचा कितना। यस, एक जगह मैंने बताया था अरेस्ट कर देते हैं रिएक्शन को। पहले तो T0 पे कितना ले रहे हो तुमको पता है, A0, और 50 मिनट बाद कितना ले रहे हो, इसलिए हम रिएक्शन को फ्रीज करते हैं, वहीं रोक देते हैं और फिर देखते हैं कितना पीछे बचा है। वो कैसे देखते हैं कितना पीछे बचा है? हर रिएक्शन के अलग मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्शन का मॉनिटरिंग सिस्टम है, पहले थीटा कितना था, 50 मिनट बाद कितना है, इन्फिनिटी पे कितना है, उससे हिसाब लगाएंगे, वो समझिएगा। सो इफ थीटा इज नाउ R इंटू सी, एवरीवन, तो सपोज जो ऊपर रिएक्शन लिखा था उसको मैं कैसे मॉनिटर करूंगी, कैसे डेटा लाऊंगी। तो जनरल एक्सप्रेशन ऊपर वाले का ये लिख दूं, इतना लंबा सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से बचने के लिए, जिस पर भी एस्ट्रिक लगा हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। कार्बन के ऊपर हम कायरल कार्बन के ऊपर स्टीरियो सेंटर के ऊपर एस्ट्रिक लगाते हैं, तो इट मीन्स तीनों के तीनों मेरे पास अभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। विद रिस्पेक्ट टू ए, रेट ये है बच्चों, रेट लॉ ये है। अब T0 पे क्या रहा होगा, सिर्फ A स्टार, यानी सिर्फ A, यानी सिर्फ सुक्रोज। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें से X निकल गया होगा। इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये 0 रह गया होगा और ये दोनों A। इसका डेटा कैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा? डेटा इन्फॉर्म इज व्हाट दे आर रिकॉर्डिंग। डेटा रिकॉर्ड क्या हो रहा है? जब मैंने पोलैरीमीटर में बिल्कुल T0 सुक्रोज डालते ही मैंने जब रोटेशन ऑब्जर्व करी, वो होगी थीटा नॉट। 50 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जो टाइम मेरे को सूझा मैंने उस टाइम पर रिकॉर्ड किया, रोटेशन बदल गई थीटा टी। ऑब्वियसली बदलेगी, थोड़ी रोटेशन, यही आपको प्रेशर वाले क्वेश्चन में था। आफ्टर सर्टेन टाइम प्रेशर क्या था बच्चों, प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर ड्यू टू बी, प्रेशर ड्यू टू सी, तीनों का सम। अब मेरे को पता है 30-40 मिनट बाद कोई सुक्रोज पूरा हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत सुक्रोज होगा, जितना ग्लूकोज होगा उतना ही फ्रक्टोज होगा। रोटेशन इन तीनों का सम रिपोर्ट होगी पोलैरीमीटर में।
तो रोटेशन जो रिपोर्ट हुई वो क्या थी, थीटा टी। इन्फिनिटी पे क्या होगा, जो इन्फिनिटी पे मैंने सिंबल दे दिया, अभी आपसे देखेंगे क्या होगा, वो आप ही लोग निकलवाओगे मुझसे। यानी कि ये आपके पास रिपोर्ट हुआ क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ये देंगे, डेटा रिकॉर्डेड देंगे और ये होगा, इतना सा क्वेश्चन है, फाइंड के। ऐसे क्वेश्चंस का के कैसे निकाला जाता है, तो मैं आगे बढ़ती हूं, कैसे निकाला जाता है। सबके दिमाग में रहेगी बात, अगर दिमाग में रहेगी तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब निकालते हैं इसका के। Assuming RA, RB, RC are specific rotation of sucrose, glucose, fructose या A, B, C। स्पेसिफिक माने अगर दोनों का एक एक मॉलिक्यूल होता, एक एक मोल होता तो कितनी है, कितना, इतनी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशंस हमने, ये सब कटा जानी है चीजें, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा दिल मत लगाना। यानी थीटा नॉट का मतलब क्या है, जीरो टाइम पे, और कॉन्सेंट्रेशन पिछली स्लाइड पे क्या लिख के आई हूं, ए इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। आपने 0.1 मोलर ली और 1 मोलर की दे रखी है तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। थीटा टी पे कितनी आएगी, थीटा टी माने तीनों हैं थोड़े थोड़े, तो थीटा टी मतलब ये कितना बचा था, a माइनस एक्स इंटू उसकी स्पेसिफिक रोटेशन प्लस दोनों एक्स बचे थे बच्चों, ऐसे ही प्रेशर ऐड किया था आपने, डिट्टो एक्सपी सेम वही किया मैंने, तीनों को ऐड कर दिया। इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे ये तो जीरो ही बचा होना, मैंने लिख दिया जस्ट फॉर द सिमिट्री। और ये कितना होगा, सारा ही हो गया कन्वर्ट। ग्लूकोज कितना ए, फ्रक्टोज कितना वो भी ए, और दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन। ये 3 सिचुएशन आई मेरे पास। इन तीनों सिचुएशन में अब मेरी समस्या क्या है, मेरे को के पूछा था, मेरी समझ से तो के बच्चों ये था, कह सकती हूं मैं दिस इज के। अब जब ये मेरे पास के था तो मुझे इसमें सिर्फ एक चीज चाहिए, a बाय a माइनस एक्स की वैल्यू दो। यही पार्शियल प्रेशर वाले केसेस में हमने किया, बस a बाय a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए मुझको। तो उस a बाय a माइनस एक्स की वैल्यू लेने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के बाद बता रही हूं, थीटा इन्फिनिटी में से थीटा नॉट माइनस करिए, थीटा नॉट इन्फिनिटी में से थीटा टी माइनस करिए। ऊपर तीनों लिखे हैं, अभी करना नहीं, मैं आपको दिखा रही हूं, मेंटली कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा अगर मैं, राइट, थीटा इन्फिनिटी में से थीटा नॉट को माइनस करूं तो ये बचेगा। सिमिलरली थीटा इन्फिनिटी में से थीटा टी को माइनस करूं, ये तो आना ही नहीं वहां पे, ये तो जीरो ही है, तो मेरे पास ये आएगा। जब ये आएगा तो दिख रहा है ये और ये तो कट जाना है, एंड आई फाइंड a अपॉन a माइनस एक्स इज एक्चुअली दिस। इस a अपॉन a माइनस एक्स की जगह ये पुट कर दो। इस टाइप के रिएक्शन के लिए इंटीग्रल इक्वेशन आ गई, यानी इस टाइप के रिएक्शन के लिए इंटीग्रल इक्वेशन जो आई वो क्या आई, a अपॉन a माइनस एक्स जो ऊपर था उसकी जगह देखिए मैंने ये पुट किया। अब आप एनएमएसटी के भी क्वेश्चंस उठाएंगे, कहीं भी उठाएंगे तो आप देखोगे नहीं मैम उनके सॉल्यूशंस में तो फॉर्मूला ये लिखा है, देखो जरा क्या फर्क है, इन्फिनिटी माइनस थीटा, थीटा माइनस इन्फिनिटी, दोनों साइड माइनस माइनस आ जाएगा, एक ही बात है। तो इस पे अड़ना नहीं, ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जानते हो, इस पे अड़ना नहीं, वो पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे, तो इसको तो कभी भी कर सकते हैं, दोनों को तो कभी भी पलट सकते हैं। दिस इज हाउ वी विल डू। किसी किसी क्वेश्चन में थीटा की जगह रोटेशन की वैल्यू गिवन होगी आर सिंबल से, वो जो मैंने इन्फॉर्म किया थीटा है t0 इज इतना, t इंफिनिटी इज इतना, वहां तुम्हें थीटा सिंबल ना मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कई बार थीटा की जगह आर दे देते हैं, स्टैंड्स फॉर रोटेशन। दिस इज हाउ सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना याद कर गए, आपको ये प्रोसेस किसी को नहीं समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और 2006 से पहले जेई मेंस छोड़ो, ये एनसीईआरटी का हिस्सा होता था। 2006 में जो सिलेबस स्क्रैप हुआ है, काइनेटिक्स आधा काट दिया, ये सारे केसेस जो आज करा रही हूं सब एनसीईआरटी में थे। मेरे पास तब की एनसीईआरटी भी पढ़ी है, तब की प्रदीप भी पढ़ी है, तब हम एनसीईआरटी में ये पढ़ाया करते थे। 2006 में 30% सिलेबस काटा गया था, लगभग काफी चैप्टर्स उड़ा दिए गए थे और कुछ आधे कर दिए गए थे। सो दिस इज हाउ सच रिएक्शंस आर डन। एक एग्जांपल लें ऐसे रिएक्शन का कि दिखने में कैसा होगा ये क्वेश्चन, तो दिखने में कुछ इस तरह, अच्छा एक दो कंडीशंस और बतानी रह गई, सॉरी। आपको पता है काइनेटिक्स में सब कुछ रिएक्टेंट ने डिसाइड करना है, प्रोडक्ट का मेरे को कोई यूसेज नहीं है। इवन इफ ओनली वन प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव,
तब भी यही फॉर्मूला चलेगा। इवन इफ स्टोइक्योमेट्री इज चेंज्ड ऑफ प्रोडक्ट, तब भी यही फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि वो कटने में दोनों कट जाना है। प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है आपने अभी देखा वो कट जाना है। तो स्टोइक्योमेट्री प्रोडक्ट की कुछ भी हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक ही हो प्रोडक्ट स्टोइक्योमेट्री, दूसरा एक ही प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो दूसरा ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री बदल गई, हम देख चुके हैं वो बात, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री बदल गई तो इंटीग्रल लॉ बदलेगा, आपकी के की वैल्यू बदलेगी, और आप जानते हैं टी हाफ की भी बदलेगी। तो अगर रिएक्टेंट में कुछ स्टोइक्योमेट्री बदली तो एक्सप्रेशन ऑफ के विल ऑल्सो चेंज। अंडरस्टूड? ये वाली चीज हमने, अच्छा रिएक्टेंट अगर मतलब एक भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तब क्या करूंगी, तब क्या होगा फॉर्मूले का? ये मेथड ही एप्लीकेबल नहीं है भाई, रोटेशन का चेंज कहां है, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी? ठीक है, क्लियर? तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूं। अच्छा, ये मैंने ऑल्टरनेटिव वे टू रीच सेम एक्सप्रेशन है, ये मैं नोट्स में अपलोड कर रही हूं, पढ़ा नहीं रही। ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका, जब हम एल्काइल लाइट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेंगे, या हो सकता है कोई अपना दिमाग लगा के ये भी समझ ले। ये मैं नोट्स में अपलोड कर रही हूं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वे। मेरा सजेशन नहीं, उसमें डीप थ्योरी है जो हम बहुत आगे जाके ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, तो आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थ्योरी आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लाइव है। पोलैरीमीटर में 3 रीडिंग मेरे को मिली, टाइम 0, 30 मिनट्स और इन्फिनिटी पे इतनी इतनी इतनी। देख रहे हैं इन्वर्ट हो गया एंड में आके, बीच में तो नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, 30 से -15 इन्वर्ट शुगर है, हेंस द नेम इन्वर्ट शुगर गिवन टू दिस सुक्रोज। अब मेरे को क्या पूछा होगा, फाइंड के, चेक करना मैंने ठीक किया है, फॉर्मूला पलट के मत देखना। खैर कुछ लोगों ने तो नोट नहीं किया, तो उनके पास तो स्कोप ही नहीं है पलट के देखने का, माधव, तो पलट के नहीं देखना फॉर्मूला। थीटा माइनस, ऊपर क्या था, थीटा इन्फिनिटी माइनस, और नीचे क्या था, थीटा इन्फिनिटी माइनस। देखिए वैल्यू ठीक पुट की है मैंने। इन्फिनिटी का थीटा ये है और 0 का थीटा ये है, टी टाइम का थीटा ये है। इस तरह से वैल्यू पुट करी, उसके बाद तो वही हो गया जो अब तक आप करते आ रहे हो। उसके बाद तो लॉग मांगना है आपने हमसे। तो एक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ डेटा इज कलेक्टेड एंड हाउ रेट लॉ इज चेंज्ड, वो हमने देखा। हमने रेट लॉ के चेंज एनसीईआरटी में 2 देखे, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे बदल जाता है, सेकंड से फर्स्ट होता है, फिर रेट लॉ आ गया, और एक हमने देखा प्रेशर वाले के लिए। ये 2 दे, यानी गैसियस रिएक्शंस के लिए। इन 2 के बाद तीसरा क्या आया, जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम कैसे मॉनिटर करते हैं। डन एवरीवन, आगे चलो। अब इसी में दूसरा केस, ज्यादातर केसेस ऐसे किए जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर रिएक्शन यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। अब टाइट्रेशन मेथड पे आऊं तो थोड़ा सा टाइट्रेशन का बेसिक याद दिलाती हूं, सो दैट आप इमीडिएटली शिफ्ट कर सकें उस पर। टाइट्रेशन का बेसिक लॉजिक क्या होता है, ऊपर हमने टाइट्रेंट लिया, नीचे टाइट्रेंट लिया, दोनों के दोनों में एक तरफ हमने सपोज बेस भरा, नीचे एसिड भरा, या एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरा, एक तरफ रिड्यूसिंग एजेंट भरा। ये हम टाइट्रेशन रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं, ये टाइट्रेशन हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। ऊपर एक स्टैंडर्ड नोन सॉल्यूशन होती है, मतलब उसकी मोलैरिटी मुझको पता होती है, 100 ml की ब्यूरेट भर दी। नीचे जिसको एनालाइट बोलते हैं, एनालाइट माने जिसका एनालिसिस करना है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुमको निकालनी है। तो तुम एक रिएक्शन को 0 टाइम पे स्टार्ट करते हो, कॉन्सेंट्रेशन नोट करते हो, जी मैंने इतना लिया, और फिर उसको 50 मिनट बाद फ्रीज करके ले जाते हो किसके पास, एनालिटिक्स जो लोग होते हैं, जिनकी सब्जेक्टिव एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, लैब वाले, उनको वो सॉल्यूशन देते हो, बताना इसके अंदर ये कितना बचा है, तो वो उसको यहां रखते हैं नीचे। अगर तुमने एसिड दिया तो बेस से टाइट्रेट करेंगे, अगर तुमने रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करके वो क्या बताएंगे, ऊपर वाले की कॉन्सेंट्रेशन पता है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ पता है, M1V1, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम तुमने 20 ml दिया पता है, आखिरी चीज क्या बची, M2। तुम बता दोगे भाई 50 मिनट बाद का सैंपल तुमने मेरे को दिया था, उसकी मोलैरिटी इतनी है, तो तुम बता दोगे काइनेटिक्स में 50 मिनट बाद ये इतना बचा था। ऐसे होती है मॉनिटरिंग।
तो उस मॉनिटरिंग को मैंने थ्योरी कहानी से बताया। अब जरा यहां बात करते हैं। जब आप करते हो टाइट्रेशन, एक ही फॉर्मूला लगता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों सेम हो जाते हैं। एंड पॉइंट वही होता है जब कलर चेंज आता है, राइट, और आप ड्रॉप डालनी बंद कर देते हो। ऊपर का वॉल्यूम, ऊपर की मोलैरिटी पता है, नीचे का वॉल्यूम पता है, नीचे की मोलैरिटी निकाल के दे दी, भाई जाओ। तो उसमें और टाइट्रेशन में हमेशा कहा गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करिए, एन फैक्टर का चक्कर कम होता है। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, बट यहां तो मेरा सारा मोल पर लीटर में चल रहा है काम, सारा मोलैरिटी में चल रहा है, मैं कहां फिर नॉर्मेलिटी के चक्कर में पढ़ूं। तो आपको रेडॉक्स मेथड में शॉर्टकट हम करा चुके थे, वही दोबारा याद दिला रही हूं। अगर मेरे को मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी ही हो जानी है, तो बजाय नॉर्मेलिटी के मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का, एक एनालाइट का एक टाइट्रेंट का, मैंने यहां लिख दिया। एक का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दूसरे का ग्राम इक्विवेलेंट। एक और दूसरा कौन सा है? अगर आपने लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सामने रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर आपने लिया एसिड तो सामने बेस होगा। मैं दोनों का एक एक केस कराऊंगी क्योंकि मेरे को उसमें दो फायदे हैं। टाइट्रेशन फिर से आपके सामने आ गया, और इस चैप्टर में आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टिल माय जेईई एडवांस, कि मेरे को इसके लिए फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास ना लेनी पड़े। अब जो आपका नॉन स्टैंडर्ड था ऊपर ट्यूब में, राइट, जिसको मैं एनालाइट नहीं बोलती, जिसको मैं टाइट्रेंट बोलती हूं, उसकी मोलैरिटी ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉन स्टैंडर्ड। उसका वॉल्यूम लैब में जाके काम ही यही किया, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ नीचे पड़े हुए एसिड को कंप्लीटली रिएक्ट करने में, इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू किसकी मोलैरिटी? तुम्हारा एनालाइट जो तुम निकाल रहे हो, जिसके लिए तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, इनटू वॉल्यूम कितना लेके आए, आपको कितना दिया काइनेटिक्स वाले ने वॉल्यूम, 20 ml, 10 ml, 15 ml, जितना भी लिया वो आप यहां पुट करोगे। एन फैक्टर देखते हैं अभी हमें आता है कि नहीं। तो इस तरह से मोलैरिटी निकाल के 50 मिनट बाद मैंने सामने वाले को दे दी। पुट कर लो जी A/A-x या A0/80, टी की जगह 50 मिनट और 80 की जगह मोल पर लीटर में ये वैल्यू। ऐसे मॉनिटरिंग होती है। तो अगर ऐसे मॉनिटरिंग होती है तो ये सबके दिमाग में रहेगा, टाइट्रेशन का यही है मुद्दा, सारा कुछ टाइट्रेशन का बेसिक ही यही है। तो अब इसका मैं दो केसेस ले रही हूं, डिकॉम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्वस। एक मैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का और एक मैं आपके लिए लाऊंगी एसिड बेस का। दोनों बहुत इजी है, इजी को पहले ले लिया, फिर उसके बाद आपको दिक्कत आएगी नहीं, अब तक ग्रूम हो जाओगे। H2O2 ब्रेक्स लाइक दिस। रेडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम इसका एग्जांपल आपको देते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 -2 दिस। तो -1 सेम ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। सेम ऑक्सीजन -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे डिकम्पोज होता है। इसके लिए K, इसका रेट का कांस्टेंट K मैंने यहां लिख दिया। Now it is understood to everybody, we are talking about first order kinetics. I hope सबको याद है। टाइम t0 पे ये कितना था जी? A। टाइम t पर कितना था? A-x। यहां मेरे को इन्फिनिटी का चक्कर नहीं, मैं रोटेशन नहीं देख रही, मेरे को पता है A कितना है और A-x। एवरीवन क्लियर? अब इसके लिए रेट लॉ, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन तो यही लगनी थी। समस्या क्या थी? मेरे पास ऐसा तरीका नहीं था कि 30 मिनट बाद गर्दन घुसाऊं सॉल्यूशन में और गिन लूं H2O2 कितने हैं और A-x की जगह पुट कर दूं। वो तरीका नहीं था। वो तो भाई अब मेरे को एक एनालाइट को देना, एक एनालिस्ट को देना पड़ा, भाई निकाल के दो। अगला अब कैसे निकालेगा वो, यानी ऐसे रिएक्शन की प्रोग्रेस को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है। आपने क्या दिया, उसके अगेंस्ट हम एक टाइट्रेंट लाते हैं। आपने हमको दिया H2O2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों है, देख लिया आपने। वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वो रिड्यूस भी हो रहा है। अब मैं सबसे अच्छा रूट चुनूंगी जो सेफ और प्रिसाइज या एग्जैक्ट वैल्यू दे, गलती कम हो। मुझे पता है टाइट्रेशन में अगर मैंने KMnO4 ले लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो सेल्फ इंडिकेटर का काम भी करता है। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, एंड पॉइंट पे एकदम से कलर का ड्रेस्टिक चेंज मुझे बता देता है, एंड पॉइंट आ गया। तो मैं ऐसा ही चूज करूं जहां मुझे पता है H2O2 को वो रिड्यूस कर सकता है और उसमें मेरे को कलर भी बड़ा प्रिसाइज आ जाता है। तो मैं ऐसी मेथड लूंगी जिसमें कम से कम स्टेप, कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो। बेसिक रूल है लैब का।
तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने बैन कराया था आपको, BAN, रिमेंबर वो बैन किसके लिए था, इसी KMNO4 के लिए था, बेसिक मीडियम, A स्टैंड्स फॉर एसिडिक मीडियम, N स्टैंड्स फॉर, अब आ जाते हैं प्रोग्रेस कैसे करना। एसिडिक मीडियम में KMNO4 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करता है, मैंने बैन जब कराया था 153 बोला था। BAN, बेसिक एसिडिक न्यूट्रल, नियरली फेंटली अल्कलाइन भी कई बार बोल देते थे। B स्टैंड्स फॉर बेसिक 153, एसिडिक के नीचे क्या आता था 5। तो एसिडिक KMNO4 की प्रेजेंस में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल होता है। एन फैक्टर चाहिए मेरे को, इसीलिए सारी कहानी गढ़ी है मैंने, नहीं तो जरूरत नहीं थी। और H2O2, यानी मेरे को पता है H2O2 तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, यही निकाल लूंगी। H2O2 का एन फैक्टर अब रट लेना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, 2 होता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन -1 से या तो -2 बन रहे हैं या -1 से 0 बन रहे हैं, दोनों ही डायरेक्शन में एन फैक्टर इसका हमेशा होगा 2। और KMNO4 का भी मैंने बताया एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है 5। अब मेरे पास ये आ गया, तो जी डाटा दो मेरे को, लैब में गए, एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट में गए, टाइट्रेशन किया, टाइम t0 पे वॉल्यूम इतना था, टाइम t पे इतना था। किसका वॉल्यूम, ऊपर जो KMNO4 था वो यूज कितना हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे को पता चल गई और टाइम t की कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे को पता चल गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम की टर्म्स में चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाऊंगी इनको, तभी तो आंसर दे पाऊंगी। तो जब मैं, और एन फैक्टर भी मेरे पास आ गया, इतना क्लियर हो गया सबको, आगे पहुंचो इसकी कैलकुलेशन पे। यानी सैंपल ऑफ H2O2 जो मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लिया, 0 टाइम पे भी लिया, और हो सकता है 3-4 अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम ले, आपको एक होता है ना 2-3 वैल्यूज निकालनी चाहिए टू बी प्रिसाइज, तो उनका वॉल्यूम हर बार हमने सेम लिया, चाहे 10 ml, चाहे 15 ml, चाहे 20 ml, वो वॉल्यूम सेम रहा, तो मेरे लिए करना आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 इक्वल होंगे एवरीवन। ये किसके बराबर होगा, मोलैरिटी माने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब A, जो मैंने A लिखा है, इनटू व्हाट, वॉल्यूम जो तुम नाप के लाए हो 10 ml 20 ml जो भी मैंने V लिख दिया, और उसका एन फैक्टर जो मुझे पता है 2 है, बट अभी फॉर्मूला लिख रही हूं। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी स्टैंडर्ड नोन है मेरे को ऑलरेडी, पुट कर दूंगी थोड़ी देर बाद, इनटू V0, टाइम t0 पे क्या आएगा, वॉल्यूम यूज्ड इनिशियल, इनटू उसका एन फैक्टर। देखना नीचे मैंने वैल्यू पुट कर रखी है, A तो वही है जो स्टार्ट किया रिएक्शन में, H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A वही है, वॉल्यूम 10 ml लाई में सैंपल का, इसका एन फैक्टर क्या हुआ 2, चेक। इक्वेशन 1 क्लियर है, दिशा क्लियर है, इक्वेशन 1 ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए। इफ दिस इज सो, तो फिर टाइम t पे क्या होगा, टाइम t पे क्या होगा, A की जगह क्या बचेगा, A माइनस एक्स इंटू वही 10 ml इंटू एन फैक्टर सेम। यहां पर ये तो नॉन ही है, मोलैरिटी स्टैंडर्ड मेरे को पता ही है, यहां पर भी क्या चेंज होगा, V0 की जगह अब जो वॉल्यूम यूज हुआ KMNO4 का वो कितना होगा, VT इंटू 5। जब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, सब कुछ ही तो कट रहा है, एन फैक्टर नहीं भी पता था तुमको, मेरे को बताना पड़ता, क्योंकि मेरे को टाइट्रेशन टॉपिक बताना है। तुम्हें काइनेटिक्स में कोई नहीं पूछ रहा इतना ज्यादा डिटेल, सब कुछ एडजस्ट होगा। अब आप सोचो, दोनों की दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ना एन फैक्टर बचा, ना कॉन्सेंट्रेशन बची, क्या बचा, सिर्फ अगर मैं इनको डिवाइड करूं, एक साइड बचेगा A बाय A माइनस एक्स और दूसरी साइड क्या बचेगा, दैट्स इट। तो वो जो इंटीग्रल इक्वेशन का A बाय A माइनस एक्स था, उसकी जगह तुम V0 बाय VT लिखोगे, अंडरस्टूड, क्लियर है, वो केस लेती। सी इट, मेरे बोलने से पहले इसे खुद समझिए, देखिए क्या लिखा है। ये केस हम पहले देख चुके हैं, एस्टर वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहां हम डिफरेंट मॉनिटरिंग मेथड पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने की, तो बहुत ध्यान से।
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये सारे रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में चल रहे हैं। पिछले वाला भी एक्वस था, ये ध्यान रखिएगा, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सॉल्यूशन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्शन को एनहांस कर रहा है, इसके बिना रिएक्शन बहुत स्लो होगा। जो भी फर्स्ट ऑर्डर है ये विद रिस्पेक्ट टू एस्टर, वी ऑलरेडी नो इट। ये सूडो वाले केस में अगेन सूट करता है, वाटर तो सॉल्वेंट था। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करूं मैं? एस्टर किस में बन रहा है बच्चों? जितना अगर मेरे को एसिड की पता चल गई कॉन्सेंट्रेशन, तो अल्कोहल की भी पता चल गई, और कितना एसिड बना है उससे पता चल जाएगा कितना ये खर्च हुआ है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 111 है। तो अगर मुझे पता चल जाए एसिड कितना बना है, तो मतलब रिएक्शन मिक्सचर में एसिड कितना मौजूद है, मतलब उतना ही मौजूद होगा जितना एस्टर टूट गया होगा। तो मैं निकाल सकती हूं कितना टूट गया, एक्स निकल जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर एसिड को टाइट्रेट करने के लिए कौन लाऊं? बेस। बिल्कुल जिस वक्त जीरो है टाइम जीरो, मतलब उस वक्त सिर्फ क्या होगा? सुक्रोज, सॉरी सिर्फ क्या होगा? एस्टर। क्या बेस रिएक्ट करेगा? करेगा। किससे? थोड़ा सा कैटलिस्ट पड़ा है H+। टाइम T0 मतलब जस्ट जब आप रिएक्शन मिक्सचर डालते हैं, तो आपने एस्टर डाला, वाटर डाला और थोड़ा सा कैटलिस्ट के तौर पे एसिड डाला, तो भाई बेस थोड़ा तो रिएक्ट कर जाएगा। तो कोई ये ना समझे वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेज तो मैम जीरो रखो। आता ना ये क्वेश्चन आपका कि अभी तो एसिड बना ही नहीं है तो वॉल्यूम यूज शुड बी जीरो। नहीं, वॉल्यूम यूज इज नॉट जीरो, क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद है। थोड़ा NaOH पर स्ट्रांग है भाई H+, थोड़ा NaOH तो शुरू में ही खप जाएगा। जैसे होता है ना खाली ग्लास का वजन है, एक सब्जी भी आप लेने जाते हो तो सब्जी वाला पहले टोकरी का वजन तोलता है, खाली 100 ग्राम उसका है, फिर उसमें सब्जी डालता है। तो खाली टोकरी का चाहे 100 ग्राम वजन है, वो रखता है कि भाई जो भी आपको टोटल वेट में दूं वो उसमें कहीं टोकरी का वजन तोल के ना दे दूं आपको। सेम इसमें कुछ NaOH लगेगा, उस वक्त ये एस्टर हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है, तो उसके लिए अब डेटा आपके पास मिलता है। अच्छा, मैं किससे मॉनिटरिंग कर रही हूं? आई होप आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बाय NaOH। और NaOH की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या? आई नो इट्स मोलैरिटी। इसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है, इसकी मोलैरिटी पहले ही एग्जैक्ट ढूंढ के रखी हुई है। नाउ जीरो टाइम पे V0 ये जीरो नहीं होगा, आई टोल्ड यू। और ये डाउट अगर मैं ना बताऊं तो बच्चे लेके आते हैं, और तब फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये क्या क्या डाउट लेके आ रहे हो, सोच क्यों नहीं रहे। तो V0 इज नॉट जीरो, थोड़ा सा अमाउंट इसमें यूज होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें यूज होगा। वही 30-40 मिनट बाद कितना, वही इन्फिनिटी पे कितना, नोट करके दे दिया सामने वाले ने। वही सारी टाइट्रेशन लगा के जो पीछे लगाई कि भाई शुरुआत में सिर्फ इतना सा वॉल्यूम यूज हुआ, 50 मिनट बाद इतना यूज हुआ, और इन्फिनिटी पे यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इतना हुआ। लेट्स चेक इट्स यूज केस। एग्रीड? ये तो कोई नई चीज नहीं रही अब आज के लिए आपके पास। A-X क्या मतलब है और कहां कब क्या हुआ, और ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये क्या होगा? जीरो। क्योंकि मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस कर रही हूं, इसीलिए आई एम इंटरेस्टेड इन इन्फिनिटी, बिकॉज आई नीड टू नो A ऑल्सो। मुझे A भी तो चाहिए। A कैसे मिलेगा? एंड में आके कितना एसिटिक एसिड बना, एक्चुअली A उतना था, इसलिए मेरे को 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ी। तो अब जो भी इस पे क्वेश्चन आएगा उसमें 3 वैल्यूज मिलेंगी आपको, ना मिले तो गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब इस बात को अप्लाई करते हैं। सेम सैंपल, सेम वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो नीचे कोनिकल फ्लास्क में आपके पास है, जिसमें एस्टर है। टाइम T0 पे आपने 15 ml लिया, उसको NaOH से अगर किया आपने टाइट्रेट, तो बहुत थोड़ा सा NaOH यूज हुआ होगा। किस वजह से? वो जो कैटलिस्ट H+ था। फिर 40 मिनट बाद आपने फिर 20 ml सैंपल लिया, उससे टाइट्रेट किया, पता चला जी 40 मिनट के बाद इतना एसिड बना था, जितना एसिड बना था उतना एस्टर टूट के आया। फिर इन्फिनिटी मतलब जब सारा एस्टर टूट गया, उसका वॉल्यूम आपको दिया, 3 वॉल्यूम आपको दिए। अब सोचते हैं T0 पे क्या हुआ होगा। एट टाइम T0 V0 volume used is only and only due to concentration of catalyst.
बिकॉज नो एसिड इज फॉर्म टिल देन, ओनली कैटलिस्ट वाला एसिड है, अभी तक एसिड बना नहीं है। क्लियर? इनिशियली NaOH रिएक्ट्स विद कैटलिस्ट H+, स्पेशली बार बार मेंशन कर दिया, बच्चे भूल ना जाए। अब एट टाइम t क्या रहा होगा? जो भी NaOH यूज हुआ, भाई टोकरी का वजन तो डालना ही पड़ेगा ना मेरे को, मैं जब सब्जी तोल के देख रही हूं तो टोकरी का वजन तो है ही है। तो वॉल्यूम जो एट टाइम t है वो किन दो चीजों की वजह से, एक तो थोड़ा सा जो कैटलिस्ट था उसकी वजह से, और x, व्हाट इज x? x टूट के जो एसिड बन गया। इन्फिनिटी पे क्या होगा? पूरा का पूरा A टूट गया, एसिड बन गया, यानी कैटलिस्ट वाला एसिड और एसिटिक एसिड जितना बना टोटल वो वाला एसिड दिस। अब आपको इक्वेशन 1 2 3 दिख रही है सब लोगों को? चेक। फिर वही जो रोटेशन में मैंने किया था, रोटेशन में थीटा इन्फिनिटी माइनस एंड थीटा इन्फिनिटी माइनस, कुछ ऐसा ही था। यहां भी हिट एंड ट्रायल करके ढूंढा मैंने A बाई A माइनस एक्स क्या होता है। अगर मैं V इन्फिनिटी माइनस V नॉट करूं और V इन्फिनिटी माइनस VT करूं तो मेरे पास यही दोनों बच जाएंगे। देख लो तुम्हारे सामने, सबट्रैक्ट करके करिए सॉल्व, देखिए, मतलब कॉपी में नहीं, जस्ट हैव अ लुक। जब आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक तरफ बचेगा A और एक तरफ बचेगा A माइनस एक्स। आ गया वही रूट। A बाई A माइनस एक्स का ऑल्टरनेटिव वे ही ढूंढ रही थी मैं, नापने का तरीका, मॉनिटर करने का तरीका। तो मेरे पास इसका क्या आया? जब आप एग्जाम देने से पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं, उसमें ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो एन अवस्थी के शुरू में जो 3 पेजेस है उसमें मिलेगा आपको ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन पढ़ते वक्त। और जब जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे तो ये पढ़ना बनता है, तो अच्छे से और डीप पढ़ना बनता है। यही फर्क है मेंस और एडवांस, आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। तो आ गया एक और फॉर्मूला। तो आज कितने दिए फॉर्मूले? 3 तो दे दिए। वो थीटा वाला याद दिलाना, ऊपर क्या था? सेम लॉजिक पे ये आ गया, तो फॉर्मूला रटा दिया मैंने कहने को तो। और H2O2 वाला सिंपल था, वो तो डायरेक्ट 2 वॉल्यूम थे, तो वहां तो आप दिक्कत नहीं दोगे। सो ये आया मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में डिफरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का। तो इन तीनों के बाद मुझे ये बताइए, एनीवन हैविंग एनी इशू इन प्रीवियस? तो मैं इसको क्लोज करके आगे बढ़ूं। जितना मैंने इससे पहले बात करी वहां कोई इशू किसी को? कोई इशू नहीं, कर लेंगे। चलिए, अब आर्रीनियस थ्योरी टेम्परेचर डिपेंडेंस पर जो थी, कोलिजन थ्योरी मुझे नहीं लगता मुझे लेनी चाहिए, उसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन आर्रीनियस थ्योरी में आपको याद होगा लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे मैंने, वो नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नोट थे, आपके लिए थे, सबके लिए थे। लेकिन हर नोट के ऊपर 4-4 3-3 स्लाइड्स थी जो नीट के बस की नहीं थी, उसके लेवल की नहीं थी। इसीलिए आज उनको दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे, मतलब इनके पीछे के मैथमेटिकल लॉजिक्स। ठीक है। सो अब जितनी भी अभी तक मेरी क्लास हुई उसमें देखा जाए तो मैंने 3 फॉर्मूले ही दिए हैं। You need to learn those 3 formulas for confidence, not the whole theory for confidence. बट अगर आपको पूरी थ्योरी पता होती है तो ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अगर फॉर्मूला में मिस्टेक कर रही हूँ तो जेईई एडवांस में तुरंत उसको डिराइव भी कर सकते हो, तब तो खुला टाइम होता है। सो बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा। चेक जो मैंने लिखा है, कोई गलती? सब पता है क्या क्या लिखा है मैंने, हर एक एरो का मतलब। ए सबको पता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हुआ करता था एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड वैल्यू। ई ए सबको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो पहाड़, राइट, वो एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड वैल्यू। इसी तरह से आर गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स, ये अक्सर किलो जूल में होता है, ये जूल में होता है, यूनिट कन्वर्जन का मिस्टेक। टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन्स, गलती से भी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। क्यों ये मैं दोबारा लाई हूं? बिकॉज वी नीड टू मेक सर्टेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन जो इतने इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल करेक्ट या स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के लिए आप रट के काम नहीं चला पाओगे जब तक उसको अच्छे से पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऐसा नहीं है जो अननोन है। अब आपको लगेगा हाँ ये इज व्हाट वी वर टीचिंग लास्ट क्लास, व्हाट वी वर डूइंग लास्ट क्लास, उसी की लाइन में चल रहा है। तो अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या हो सकती है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या हो सकती है, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के ज्यादा से ज्यादा किस वैल्यू पे जा सकता है। पहला तो यही सवाल मेरे पास आ गया, वो कैसे बताऊं मैं। इट कैन रीच अप टू ए मैक्सिमम। कैसे भाई? तो इक्वेशन आपके पास जो ऊपर वाली है वहां से ये उठा लूं। आई होप वी ऑल नो क्या कर रही हूं मैं। माइनस ई ए बाई आर टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। अगर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है तो ये क्या हो जाएगा, k इज a e की पावर 0। तो अब k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a से ऊपर k नहीं जा सकता। मैं 2-3 ग्राफ आज दिखाऊंगी जिसमें गलती ये हो सकती है आपसे कि आप वो ग्राफ चूज कर लें जिसमें k की वैल्यू a से ऊपर जा रही है। ये बहुत बड़ा चेक रहेगा। स्टिल ऐसा पॉसिबल भी कब है, जब रिएक्शन इतना फास्ट हो, k इज इक्वल टू a। फास्टेस्ट पॉसिबल रेट यही है किसी रिएक्शन के लिए। तो ये कब हो सकता है, या तो भाई तुम t इंफिनिटी कर दो। अब तुम t इंफिनिटी कर दोगे तो ये फिर से 0 हो गया, तो दिस एंड दिस। अब t इंफिनिटी कर दो, ठीक है, समझ आ गया सबको। या दूसरी चीज, कोई ऐसा रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 हो, E A इज 0। अब हर जगह मैं इसकी पावर को 0 करने पे ही लगी हूं, राइट। अगर E A 0 है, ये भी लास्ट क्लास में बात हुई थी, इट हैपन्स ओनली इन केस ऑफ फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन की प्रेपरेशन में पढ़ा था, 2 फ्री रेडिकल मिलके जैसे इथेन बना रहे हैं। EA0 का वैसे मतलब सोच रहे हो तुम लोग, EA क्या होता है, पहाड़, बैरियर। कुछ रिएक्शन का बैरियर ऊंचा होता है, कुछ का थोड़ा नीचा होता है। हमने पढ़ा था कैटलिस्ट आके बैरियर को कम कर देता है। किसी का बैरियर 0 भी है, रिएक्टेंट से सीधे किस में, प्रोडक्ट में, कोई पहाड़ चढ़ना ही नहीं है। तो किसी का बैरियर 0 भी हो सकता है, ये अ न्यूज टू अस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में EA0 बात की थी, 1-2 बच्चों ने कुछ पूछा भी था, लेकिन अब उसको और जिए थोड़ा सा हम लोग। बिना बैरियर के भी कोई रिएक्शन है, यस, फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई बैरियर नहीं है, ये इनफाइनाइटिसमली फास्ट स्पीड से जाता है। तो ये नो बैरियर वाला कोई रिएक्शन पूछ ले, अब आपसे EA0 पूछ ले, तड़ाक से दोगे, नो बैरियर पूछे तो एकदम रिलेट करने में मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। तो एक इंफॉर्मेशन तो आर्हेनियस इक्वेशन पे पूरी डिटेलिंग में ये थी, विच वॉज नथिंग न्यू। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत किया हुआ था, बट मुझे लगा था इस पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है। दूसरी इंफॉर्मेशन टू सेटल डाउन, जब ये 5 स्टेटमेंट एक जैसे आ जाते तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस पे टेस्टफुल टाइम दे रही हूँ। EA पॉजिटिव हो सकता है, सर्टेनली हो सकता है, ये पहाड़। EA0 हो सकता है, अब की खबर तो ये भी आ गई, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मतलब कुदरत ने हर रिएक्शन में बैरियर दिया है, या किसी किसी रिएक्शन में जैसे एक बैरियर नहीं दिया। EA नेगेटिव का तो कोई लॉजिक नहीं है ना, बैरियर होगा या नहीं होगा, बैरियर नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए EA गलती से भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। रजिस्टर दिस। A और EA कांस्टेंट होते हैं किसी रिएक्शन के, ये टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, रिएक्शन की कंडीशन जो भी है रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है। EA इज रिएक्शन स्पेसिफिक केस, इसी तरह से A इज ऑल्सो रिएक्शन स्पेसिफिक केस। मेरे को आर्हेनियस इक्वेशन क्यों पढ़ाई गई थी, टू सी रेट पे क्या असर होता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए पढ़ाई गई थी। यानी आर्हेनियस इक्वेशन एक ही बात बता रही है, टेम्परेचर इंक्रीज पे रेट हमेशा इंक्रीज होगा। एनीवन डिसएग्री टू दिस? टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रेट हमेशा इंक्रीज होगा, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट आज के बाद नहीं आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आना चाहिए। आएगा अभी तब यहां लाऊंगी। कि सोच रहे हो क्यों ले आई दोबारा, टॉपिक तो यही था, तीसरा दिन हो गया। टेम्परेचर बढ़ने पे जिस दिन के तुमने घटाया उस दिन उसको बेवकूफ़ी का दर्जा दूंगी मैं, याद रहेगा ये? अभी थोड़ी देर में करते हैं बेवकूफ़ी। आता है मेरे पास, डाउट्स लेके आते हैं बच्चे, तो उस वक्त थोड़ा सा बस घूरना पड़ता है, उसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कुछ जघन्य पाप हो गया है। चलिए, इस ग्राफ को मैंने अभी तक एक बार भी नहीं लिया इस तरीके से, फॉर द फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। K और T, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट बढ़ता ही बढ़ता है, तो गलती से भी इसमें कोई डिप, कोई डिक्लाइन नहीं ढूंढोगे। डिक्लाइन है तो वो ग्राफ इज रॉन्ग। ठीक है, मैंने इस तरीके से नहीं लिया, ग्राफ तो आपके सामने था ये, बट मैंने इस तरह से नहीं लिया था।
इस ग्राफ में कोई एक तरीका नहीं है, आपको पता है आगे जाके ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है और यहां पे थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अब ये यहां बोलने की बजाय क्या ना, इसे लोअर टेम्परेचर रेंजेस पर इस ग्राफ का स्लोप बहुत ज्यादा है, स्टीप है, बाद में इसका स्लोप दिखाई दे रहा है, स्टीप तो नहीं है, जीरो भी नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल हो गया, राइट, स्लोप फ्रैक्शनल हो गया। और ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में एक किया भी था, जिसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ग्राफ के उन 3 टुकड़ों का नाम भी दिया है, जहां मैंने लीनियर भी लिखा है, ग्राफ के उन 3 टुकड़ों का नाम दिया है, वो नाम आपसे एक्सपेक्टेड होगा जो लास्ट क्लास में डीपीपी में प्रिंट करके दिया आपको। एनीवेज, इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन निकली और कैसे मैं इसको जस्टिफाई करूं फ्रॉम दिस, ये मेरा काम है। ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा के छोड़ दिया था लास्ट क्लास में। जब आप हाई टेम्परेचर रेंज पे आते हो, हाई टेम्परेचर रेंज, इतने हिस्से को पकड़ लो बच्चों, ये है हाई टेम्परेचर रेंज, और बेटर वे में पकड़ते हैं, दिस, ये हाई टेम्परेचर रेंज है। हाई टेम्परेचर रेंज में आप क्या देखते हो, विद टेम्परेचर इंक्रीज रेट इंक्रीजेज वेरी लेस। इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट इंक्रीज इतना सा मिला, यानी reaction is less sensitive towards temperature rise. रिएक्शन एक ऐसी स्टेज पे है, तुम टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो, उसमें फर्क तो पड़ रहा है बट बहुत कम। लेकिन लोअर टेम्परेचर रेंजेस में क्या है, रिएक्शन इज मोर, देखिए स्टीप देखिए कितना है, कितना बढ़ गया रेट। तो लो टेम्परेचर्स पर आप क्या देखेंगे, लोअर टेम्परेचर रेंजेस पर टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेट शार्पली इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेट बढ़ना तो तय है, लेकिन एक जगह लेस शार्प वेरी लेस सेंसिटिव, एक जगह हाईली शार्प वेरी सेंसिटिव, तो रेट बढ़ना तय है, उधर कम इधर ज्यादा, बट रेट बढ़ना तय है। तो इंटीग्रल इक्वेशन जिसपे आपने एक सॉल्व किए न्यूमेरिकल्स ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट, ये थी एवरीवन, वो माइनस, हाँ जी, आर छूट गया मुझसे, आर भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये थी वो, माइनस माइनस सब अंदर कर दिया, सबको याद है, इस पर हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लंबी कैलकुलेशन वाले सॉल्व की। अगर आप सोचो, इसको तब नहीं डिटेल में बात की थी, ये वही वेंट ऑफ इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते थे। अब ऐसे ही चलते चलते मैं नाम ले लूँ, ये सिमिलर टू वेंट ऑफ है, आधे लोग तो नीचे देखने लगते हैं कि हमसे पूछ ना ले, तुम्हें याद है, क्योंकि हमें याद नहीं है। थोड़ा सा ह्यूमन नेचर उनके, या ह्यूमन टेंडेंसी आंखें चुराने की होती है, जब हमें कुछ ध्यान नहीं होता या समझ नहीं आता या थोड़ा सा कुछ कहिए हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस डिस्कंफर्ट को जरा ठीक करें। सिमिलर टू वेंट ऑफ इक्वेशन है, एग्जैक्टली वेंट ऑफ इक्वेशन याद दिलाऊं थी क्या, कहां पड़ी थी, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता था। रिमेंबर, के कभी नहीं बदलेगा अनलेस टेम्परेचर ना बदले। इतने तुमने क्लास टेस्ट और चैप्टर टेस्ट में गलतियां की कि 300 केल्विन पर अगर मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 ली तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना था, सेम 300 केल्विन पर अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 ली तो कितना होगा, नो चेंज। K do not depend on initial concentration, it depends only on temperature। तो एंड में हम टॉपिक लेते थे केमिकल इक्विलिब्रियम के कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 इज K2, एट टेम्परेचर T1 इज K1, और ये वेंट ऑफ इक्वेशन आपको दे दी थी। वहां डेल्टा H था, बस EA की जगह क्या था, डेल्टा H। व्हाट इज डेल्टा H? आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्सो के लिए माइनस साइन आता था, एंडो के लिए प्लस साइन आता था। यहां वो फ्रीडम नहीं है, EA कैन नेवर बी नेगेटिव। तो कोई अच्छा क्वेश्चन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हुआ बोले इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर EA कैन नेवर बी नेगेटिव, यहां पर डेल्टा HR कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। वहां आप देखते थे टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी रहा था, टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट भी रहा था, डिपेंडिंग अपॉन एंडो एंड एक्सो। यहां टेम्परेचर बढ़ने से रेट हमेशा कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अब इज द राइट टाइम टू रिमेंबर। उस वक्त ये बहुत डिफिकल्ट लगती है, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसलिए इनको ऐसे हल्के में नहीं जाने देना चाह रही थी। याद आ गया सबको वेंट ऑफ? याद रहेंगे दोनों इक्वेशन एक साथ। तो अब उस ग्राफ के साथ, और ये जो हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटीग्रल इक्वेशन जो डिस्कस कर रहे हैं एक्टिवेशन वाली, आरिनियस की थ्योरी की, ठीक है। इसके अलावा
अब थोड़ा सा मैथमेटिकल डायरेक्शन, इसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म को मैंने उतना फ्लुएंसी से डिस्कस नहीं किया, ऑल्दो आप लोग कर पाएंगे क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बट स्टिल अगेन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे हम उलझेंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास क्या है, सिंपल आर्हेनियस की फिर से वही स्टेटमेंट एवरीवन। अब इसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं क्या कर रही हूं, देखिए नेचुरल लॉग ले लिया मैंने, ठीक लिया, ये बाय आर टी। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद टी, टेम्परेचर इन केल्विन होता है टी वैसे, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये इसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया तो आई गेट दिस -1/t²। यहां थोड़ी समस्या आएगी बेवकूफी की, कॉन्सेप्ट की नहीं। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई कहे आर्हेनियस को डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, इसलिए ये टॉपिक नीट वालों के लिए नहीं है क्योंकि वो नहीं हैंडल कर सकते। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, आप अपने आप भी निकाल सकते थे। आई थिंक डिफरेंशिएशन या तो हो गया होगा या होना होगा मैथ्स में, तो जब होगा या हो गया होगा ये आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन मुझे केमिस्ट्री में क्यों दे दिया ये, वाई डू आई नीड इट इन माई सब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी, इसको समझाने के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन करवा रही हूं तुमको। उस क्वेश्चन में आपको समझ आएगा मैंने ये छोटा सा क्यों उठा के लाई टॉपिक। मान लीजिए एक केस मैं आपको दे रही हूं जहां दो रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, बी गिव्स प्रोडक्ट, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। आपको पता है हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, EA1 एंड EA2। दोनों के दोनों रिएक्शन सेम टेम्परेचर पर हो रहे हैं, शायद 300 केल्विन पे। दोनों में हमने इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी सेम रखा, दोनों में हमने इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी सेम रखा, यानी dt भी सेम होगा। टेम्परेचर चेंज इज dt, डिफरेंशियल मतलब छोटा सा चेंज, dt भी सेम होगा। क्यों, क्या करना है, चेक। मेरे को इस क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी, dt सेम, t सेम, दो अलग अलग डब्बों में दो अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, एक का EA1 है, एक का EA2 है, 300 से 301 केल्विन बढ़ाया, स्मॉल चेंज करना था मेरे को। तो dt भी सेम है, t भी सेम है एवरीवन। अगर इस पे मैं ये लगाऊं, एक कंडीशन ये रही, अच्छा मेरे को पता है दोनों में dt सेम, दोनों में t भी सेम और कांस्टेंट ये तो सेम है ही, तो मुझे ऐसी सिचुएशन में एक बात पता चल गई, नेचुरल लॉग k इज प्रोपोर्शनल टू EA। टेम्परेचर राइज आपके सामने, ये कौन सी नई बात थी, डिफरेंशियल से ये बात दोबारा निकाली, जितना बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी, चेक, क्या पता लग रहा है इससे, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के उतना ज्यादा, बस यही बेवकूफी होनी शुरू होगी। मैंने कहा था ना, अब आप देखोगे आपसे क्या बेवकूफी होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को बेवकूफी मत करना, EA और K, ये तो उल्टी होगी बात। हम तो जानते हैं जितना बड़ा पहाड़ है उतना स्लो है रिएक्शन, वो बात अभी भी इंटैक्ट है। यहां पे ये सब सेम के दो सिचुएशन के हटा के बोल रही हूं मैं कि अगर दो ऐसे केस हुए जिसमें ये सेम है, तो मेरे को दिख रहा है सब कुछ EA पे डिपेंड करेगा। इस बात में कोई डिनायल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट हमेशा बढ़ता है, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। ओके, यानी जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी वहां पर K का इंक्रीज ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन की ज्यादा है उसका K ज्यादा होता है, नहीं। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं उसके रेट के चेंज की बात हो रही है, वो रिएक्शन कितना सेंसिटिव होगा टुवर्ड्स चेंज। तो जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसका पहाड़ ऊंचा है, एक रिएक्शन जिसका पहाड़ नीचे है, एक रिएक्शन जिसका पहाड़ ऊंचा है, कौन से रिएक्शन में dt चेंज की वजह से K ज्यादा बढ़ेगा? जिसका पहाड़ ऊंचा है, जिसका पहाड़ ऊंचा है उसका K ज्यादा बढ़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से बोल रही हूं। पहाड़ जिसका ऊंचा है उसका K ज्यादा बढ़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पर। जिसका पहाड़ नीचा है
उसका के ज्यादा नहीं बढ़ेगा 1 डिग्री के राइज पर। तो यहां पर ये मत कहना, क्लास के बाद ले आते हैं कुछ बच्चे कि मैम ये बड़ा तो के बड़ा, उल्टा हो गया। नहीं सर, जिस रिएक्शन का ई बड़ा उस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज से इफेक्ट बड़ा होगा, जिस रिएक्शन का ई छोटा उस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज का थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा, लेस सेंसिटिव। इस बात पे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इसको बार बार इस तरह से बोल रही हूं। पिछली क्लासेस के साथ तो गोलमोल हो जाता। तो यानी कि मैं यहां से कंक्लूजन क्या निकालने वाली हूं वो देती हूं। अगर हायर ईए है तो रेट इंक्रीज इज हाई ऑन टेम्परेचर इंक्रीज। बेटर वे इज वो रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। जिसका ईए ज्यादा है, जिसका पहाड़ ऊंचा है, उसको कदर होनी है टेम्परेचर बड़े होने की, ठीक है। टेम्परेचर सेंसिटिव वो थोड़ा ज्यादा होगा। अगर अब मेरे को तुमने ये भी दे दिया, ये क्वेश्चंस हैं एडवांस में या मेंस में, अच्छे स्टेटमेंट क्वेश्चन, EA1 और EA2 में ये भी दे दिया EA1 ज्यादा है। अब मेरी क्लास जवाब दे, दोनों रिएक्शंस में 2 डिग्री का टेम्परेचर राइज करूंगी, किस में रेट ज्यादा बढ़ेगा? जिसका ए बड़ा हो। अगर तुमने ये डिस्कशन नहीं लगाया, तुम पिछले कॉन्सेप्ट से चले, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचा ही नहीं, इंटीग्रल इक्वेशन को ढंग से सोचा ही नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? के और ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने तो जी, जिसका पहाड़ ऊंचा उसका रेट कम होगा। मैं ये क्या लेकर आ रही हूं? इंटीग्रल इक्वेशन आर्हीनियस की, जिसमें e की पावर माइनस EA बाय RT होता है, और उसकी डिफरेंशियल से, इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जरा इसको संभालिएगा। तो कुछ लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो उनको नींद आ रही है। अब क्या कर सकती हूँ गुरसहज माधव, आई एग्री, आप लोग नोट नहीं कर रहे, इट इज योर चॉइस। जब मैंने देखा कोई नोट नहीं कर रहा तो मैंने स्पीड बढ़ा दी। तो अगर अब आप लोग स्लीपी फील कर रहे हैं तो आई होप ये रिस्क में ना जाए टॉपिक, ठीक है। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। जब खाली बैठते हैं तो नींद आनी बनती है, लेकिन थोड़ा सा बेचैनी होनी चाहिए कि मेरी जेई में शायद छप रहा है क्वेश्चन, ये सोच के पढ़ो, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है मोटिवेट होने का। सो ऑल ऑफ यू, ये कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए, जिस रिएक्शन का EA ज्यादा वो टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा, जिस रिएक्शन का EA कम वो टेम्परेचर सेंसिटिव कम। ये लास्ट क्लास के सिंगल लाइन नोट में था, विदाउट एनी ऑब्वियस सा ले लिया था हमने। और मैंने ऐसी लाइन बोली थी, ऑफ कोर्स जिसका EA ज्यादा है उसको चढ़ने में दिक्कत है, उसको टेम्परेचर बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, वो सेंसिटिव है, बोल के चल पड़ी थी, क्योंकि नीट वाले नहीं हैंडल कर सकते थे। नाउ एवरीवन क्लियर? आगे चल सकती हूँ? तो इस पूरी बात की कंक्लूजन पढ़िए और मुझे बताइए क्या है। एक भी शब्द समझ ना आया तो पढ़ाइए, वही है जो भी बता के आई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इतनी एनर्जी जितनी आज लग रही है ये दोबारा नहीं लग पाएगी, कि हर वो रिएक्शन। और उससे पहले मैंने क्या जनरलाइजेशन दिया था? टेम्परेचर सेंसिटिव कौन से रिएक्शन ज्यादा होते, या टेम्परेचर सेंसिटिव कोई रिएक्शन कब होता है? लोअर टेम्परेचर रेंज पे। रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव कब है? या तो वो लोअर टेम्परेचर रेंज पे बात हो रही है, या फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर उस पे। एक अकेली स्टेटमेंट में दोनों होंगे, तुक्का मार के ना आना। अब मैं बार बार बोल रही हूं रेट इंक्रीज, के इंक्रीज, वहां रेट इंक्रीज के बजाय परसेंटेज, भाई रेट इतने परसेंट बढ़ा, परसेंटेज वाइज भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शनल इंक्रीज भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज, फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो ये आपको बस शब्दों को समझना बहुत जरूरी होगा, चैप्टर पढ़ा है तो। सो अगर कोई रिएक्शन ऐसा है, एक रिएक्शन की बात हो रही है, नहीं अलग अलग रिएक्शन, माय बैड, ए सेम, टी सेम, dt भी सेम, यही पढ़ के आ रही हूं मैं। अब उसमें एक रिएक्शन का EA बड़ा है, एक रिएक्शन का EA छोटा है। कंक्लूजन, ये स्लो होगा, पिछला बेसिक, ये मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर होगा। यहां मैं इस बात को क्लोज कर रही हूं कि अब आपको टेम्परेचर सेंसिटिव जोन भी पता होना चाहिए, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन भी पता होना चाहिए, और उसको तड़ाक से अप्लाई करना भी आना चाहिए बिना कंफ्यूजन के। चलें आगे। सॉरी,
अब दूसरी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन मैंने दो अलग अलग रिएक्शन में सेम dt सेम t करके बताई। अब दूसरी एप्लीकेशन, एक रिएक्शन कंसिडर करिए मेरे सामने A gives B। इसमें क्वेश्चन की तरह से बात करूंगी। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कितनी भी दे दी, सपोज 100 किलो जूल दे दी। अक्सर एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में होती है, प्लीज ध्यान रखना। इस रिएक्शन को मैं स्टडी कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर राइज एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पर। मैंने जो जो बातें इंटीग्रल इक्वेशन से दी वही वही बातें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से भी दे रही हूं, तो रेपिटेशन महसूस हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से किया मैंने, एक ही रिएक्शन को 200 से 201 केल्विन बढ़ाया, 300 से 301 केल्विन, हायर टेम्परेचर रेंज, लोअर टेम्परेचर रेंज। अब मुझे पता है dt सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, और एक ही रिएक्शन है तो EA तो कभी नहीं बदलेगा, जैसे 100 किलो जूल रहे। इफ इट इज सो, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन लाऊं, EA सेम है क्योंकि एक ही रिएक्शन है, R सेम होने वाला है, T अलग है, T सेम नहीं है, राइट, dt सेम है। ये सारी चीजें ध्यान रखूं तो बचेगा सिर्फ यही, बाकी सेम तो कांस्टेंट पे चला गया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई। बाकी सारी चीजें जो सेम है, ये सेम है मेरे पास, ये सेम है मेरे पास, ये सेम है, तो ये तीनों के तीनों तो प्रोपोर्शनलिटी में घुस गए। बचा क्या, 1/T²। एक और बेवकूफी लेके आते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे K घटेगा, तो फिर मतलब उनको डांट ही लगानी पड़ती है कि डांट लगा के थोड़ा सा याद रह जाता है, उसको जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करते। ये तो आपने मतलब लास्ट ईयर्स का बता रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया कि मेरे से डर लगा तो ममता मैम के पास पहुंच गए, वो उनका हाल खराब, फिर वो मेरे पास। क्लास में गलती हुई है मैम, ठीक है। ये जितना भी आज मैं पढ़ा रही हूँ ये ममता मैम को नहीं आता, मैं बता दूँ आपको, इसके डाउट्स वो नहीं हैंडल कर पाएंगी अनलेस वो मेरा लेक्चर देखें, उनके पास टाइम नहीं है। सो इसमें और इस वाले लेक्चर में ऐसी बेवकूफ़ी लाने वाले को हम यही कहेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो उसको। तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से पकड़ेंगे, ये वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। ये क्या है, के पे कितना असर पड़ेगा, कम की ज्यादा, के पे असर कितना पड़ेगा, डिफरेंशियल किया dt के साथ। हायर टेम्परेचर रेंज हुई तो के पे असर कम पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर रेंज हुई तो के पे असर ज्यादा पड़ेगा। तुमसे स्टेटमेंट में इस इक्वेशन के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट इनकरेक्ट पूछ ली तो फंस जाओगे कि मैम इंटीग्रल से करा दिया, डिफरेंशियल से दोबारा क्यों करा रहे हो, क्वेश्चन आएगा भाई। सो अब डोंट मिसअंडरस्टैंड, मेरे को लिखना पड़ रहा है पिछले साल के एक्सपीरियंसेस से, डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर इंक्रीज विल डिक्रीज द के। ये है सेंसिटिव, कितना इंक्रीज होगा, ज्यादा कि कम, उसकी प्रोपोर्शनलिटी है टेम्परेचर के साथ। दैट इज हायर टेम्परेचर अगर हुआ के का इंक्रीज विल बी लेस, यानी के इज लेस सेंसिटिव। लोअर टेम्परेचर रेंज हुई, टी की रेंज ही लो हुई तो के बहुत सेंसिटिव होगा, के बहुत बढ़ जाएगा। और इस बात को फिर से दिखा देती हूं, दोबारा आ गई आज। इंटीग्रल इक्वेशन से भी ये प्रूफ किया, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ये प्रूफ किया, शार्प इंक्रीज होता है लोअर रेंज पर और वेरी लेस इंक्रीज होता है हायर रेंजेस पर। तो अब 2-2 बार इतना बोल बोल के कराया, इतना स्ट्रेस देके, 8-10 बच्चों को तो याद रहेगा उस दिन तक, ये मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, बिना पढ़े भी कि ऐसा सुना था कुछ। पढ़ लेंगे तो सबको याद रहेगा, दैट इज द डिफरेंस। सेल्फ प्रैक्टिस में बार बार आएगा, क्वेश्चंस में बार बार आएगा तो याद रहेगा। अंडरस्टूड? आगे चल सकती हूँ? तो यहां पर मेरे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्रीनियस की इंटीग्रल इक्वेशन, आर्रीनियस से रिलेटेड कुछ भी था वो सब हो गया। ये देखना दोबारा जरा, क्या था ये, वही एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ, 10 डिग्री राइज पे रेट का दुगना होता है, ये वो तो नहीं है। किसका ग्राफ है ये? लिख ही रखा है, कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट। मुझे आप ये बताइए कैटलिस्ट क्या काम करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? इट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसका लेसर एक्टिवेशन होता है। मेरे को 2 मिनट थक गई थी, बैठना है बस, इसीलिए बात कर रही हूँ। आपने कैटलिस्ट को लेके एक बात जरूर सुनी होगी, कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं। सुनी है कभी? पता नहीं, मैंने तो नहीं सुनाई, कहीं सुनी हो तो बढ़िया है।
बताई थी मैंने। अब ऑर्गेनिक में तो आनी है, इनहिबिटर्स भी होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट के बजाय एक और शब्द होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। जब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूं तब तक मैं बच्चों से पूछना चाह रही हूं, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है जिसकी वजह से रेट कम हो जाए, रिएक्शन स्लो हो जाए, वो क्या कर रहा होगा? एनी गेस? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, जियो। ऑब्वियसली वो एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देगा। बेवकूफों, अगर बढ़ी हुई एक्टिवेशन एनर्जी वाला रास्ता होगा, साथ में छोटे वाला रास्ता भी होगा, कौन बढ़ी हुई एक्टिवेशन एनर्जी का रास्ता चुनेगा? मैंने एक कैटलिस्ट डाला, उसने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी, लेकिन रिएक्शन ओरिजिनली कम पे जा रहा था, तो वापस वो ओरिजिनल रास्ता नहीं ले लेगा। मतलब कितना आसान था ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने घटाई तो नेगेटिव ने बढ़ाई। तुम थोड़ा तो सोचा करो, आज की क्लास सिर्फ जेई और एडवांस के लिए थी, तो उस लेवल में आके सोचो, बढ़ा दी होगी। अगर बढ़ा भी दी तो घटाए हुए एक रास्ते को वो क्यों छोड़ेगा? नेचर के अगेंस्ट क्यों जाएगा? वही बात है, पानी का मन नहीं लग रहा था तो नीचे से ऊपर गया। किस दिन भाई? सोचो, अब सोचो। तो पहली गलती तो मैंने करा दी, खड़े होने का मन नहीं था, एक गलती तो करा दी, और ये क्वेश्चन तुम्हें दबा के मिलेंगे। अब कोई मर्जी बुक उठा लो, नेगेटिव कैटलिस्ट, और एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे आना है कैटलिस्ट। मैंने मौका देख के उसका कैटलिस्ट आज लपेट लिया, सिर्फ जेई एडवांस में, कि उसके कैटलिस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज ही लपेट लिया, मेरे को वहां ना कराना पड़े। तो वहां तो नेगेटिव कैटलिस्ट के नाम भी आएंगे, तब बताएंगे हम, खैर, लेकिन आपको आइडिया होगा नेगेटिव कैटलिस्ट, एटलीस्ट वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते नहीं है। एनी गेस वो क्या करते होंगे? यस, मेरे को था एक और बार बोलना पड़ेगा बेवकूफों, बट बोलना नहीं पड़ा। गुड, तो एक बार तो लकी चार्म हो गया भाई। एक बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव कैटलिस्ट डालते ही वो दोनों तीनों जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करके उनको कंज्यूम करना शुरू कर देता है, इसलिए रेट स्लो हो जाता है। इनहिबिटर्स कि इनहिबिटर क्या करता है, एक दोनों में से एक रिएक्टेंट को खाना शुरू कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर नहीं है नेगेटिव कैटलिस्ट का, ये बात तो यहीं लेनी बनती थी। एनीवेज, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सबको याद है, वो वाली क्लास। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी एवरीवन, बैकवर्ड की मैंने EA डैश, यहां जो EA डैश बना है ये कैटलिस्ट वाले का है, EA क्या बना है ऊपर वाला? अनकैटलाइज्ड। तो अब रेड वाली लाइन को अगर मैं देखूं तो उसमें बैकवर्ड की एक्टिवेशन ये होगी बच्चों, और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन यहां से यहां। ये सबको याद है? जब आप सबको ये पता है तो किसी भी एक रिएक्शन के लिए, प्रेफरेबली रेड लाइन अनकैटलाइज्ड के लिए, ये भी देख लीजिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन। ये मेरे को अब यूज करना है, इसलिए याद दिला रही हूं फिर से, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, ये ग्राफ आपने मुझे बता दिया, आपको आता है भाई, ये छोटा हो गया तो रेट अपने आप फास्ट होगा। तो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कैन आई राइट दिस? फॉरवर्ड रिएक्शन का ए अलग होगा, वही आर्हेनियस इक्वेशन पे बात चल रही है क्योंकि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं अब हम। बैकवर्ड रिएक्शन का अलग होगा, और ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा, EA ऑफ फॉरवर्ड, EA ऑफ बैकवर्ड, दोनों अलग अलग हैं, आप जानते हैं दिस। अब जब दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? KF बाई KB। डिवाइड करके जो चीजें सेम है सिर्फ वही कटेंगी, तो जब कटा गया RT वगैरह, तो मेरे पास ये आया एवरीवन। वी नो KF बाई KB इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। जब चैप्टर इक्विलिब्रियम भी पढ़ते थे तब हम बात करते थे या करते हैं कि आपके पास जो कर्व आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इससे पहले का कर्व क्लास 12th में है काइनेटिक्स, ये वाला कर्व क्लास 11th में है इक्विलिब्रियम। तो निकले हुए तो सारे एक ही इक्वेशन से है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये काइनेटिक्स हो गया। तो अब KEQ इज दिस, कर दूं डिवाइड, कर ही रखा है, खैर ये आ गया मेरे पास। अब यहां पर थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं हम। वी जस्ट स्टडीड फॉरवर्ड का एक्टिवेशन माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी आ गया, एक उसी से ही आया जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्हेनियस की इक्वेशन से। सो जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, एक दो कराऊंगी जिसमें इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स मिक्स होके आएगा, स्पेसिफिकली एडवांस में।
कि दोनों चैप्टर मर्ज होके आएंगे तो कैसे? ऐसे कोई क्वेश्चन आपने अगर लेवल 2 ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस में देख भी लिया हो तो हम नहीं करा सकते थे, हमारे पास तब ये नहीं था, तब हमने यही कहा था हमें नहीं आता, हम 12th में करेंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको वो वाली इक्वेशन की एप्लीकेशन कराती हूँ कि क्या पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है एडवांस में या मेंस में एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन अगर आया तो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी मेरे को गिवन है, राइट, 300 केल्विन पे, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये क्वेश्चन अगर आप पिछले साल किसी पास्ट ईयर से उठा के लाते, किसी बुक से उठा के लाते, आई सरेंडर, मेरे को नहीं आता जी। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। एज्यूम क्या करना है, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का ए सेम है, ये एज्यूम करके चलिए। फर्स्ट पार्ट। सेकंड बहुत इजी है, सेकंड क्योंकि इसी चैप्टर का बड़े आराम से कर लोगे। फर्स्ट थोड़ा सा आपको दिखाना है मुझे, फिर भी EAF और EAB फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मांगा है, अगर दोनों का रेशो दे दिया तो नॉट बिग डील, वो भी अभी हम करेंगे। रेशो देने के बाद मांगा तो विल ट्राई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अब जाके मेरे को पता चला वो तो ये है, अभी पिछली स्लाइड पे यही किया मैंने। अच्छा, मुझे पहले कह दिया दोनों सेम मान लो, दोनों सेम मानते ही केस खत्म। फिर तो क्या है, फिर जब दोनों सेम मांगे तो मेरे को क्वेश्चन में डेल्टा एच दे रखा है किलो जूल में, तो मैं यहीं पर जूल में कन्वर्ट कर रही हूं क्योंकि आर में किस में पुट कर रही हूं, जूल में, और टेम्परेचर 300। अब इसके बाद क्या बचेगा, आपको के तो निकालना था। दिस थोड़ा सा मैंने वो 10 की पावर 3 और वो 2 जीरो एडजस्ट कर कर आके जो जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया। अब इसके बाद या तो क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ेंगे, इसी की फॉर्म में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, या लॉग और नेचुरल लॉग की वैल्यूज दे रखी होंगी, उससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा काम था यहां तक लाना, उसके बाद इसके अंदर की कैलकुलेशन लॉग नेचुरल लॉग जो भी दे रखा होगा उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाला इस आर्हेनियस की इक्वेशन से। डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो इस चैप्टर का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ये मेरे को पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -33 किलो जूल दे रखा था, पुट कर दी मैंने। फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का दोनों को एक ही के फॉर्म में लिख दूं क्योंकि रेशो दे रखा है मेरे को। EAF बाय EAB मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, तो दोनों को मैंने फॉरवर्ड की फॉर्म में लिखा, आ जाएगा फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब फॉरवर्ड की आ गई और रेशो दे रखा था, या छोड़ो रेशो भी छोड़ो, फॉरवर्ड की आ गई और ये मेरे को दे रखा है, तो बैकवर्ड का EA तो मैं निकाल ही लूंगी 93, 60 और 33। सो ये पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हुआ, वो पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हुआ। ये मेरे को मिलता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में, JEE एडवांस में 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबाउ कॉम्प्रीहेंशन। ये हैं वहां के क्वेश्चन। तो आपको ये नॉलेज होगी तो घुस पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे और आंसर भी आ जाएगा। क्लैरिटी हुई किसी को, या कहीं कुछ ऐसा है कि मैम ये क्या बोल गए आप समझ नहीं आया? ये डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू मैंने एप्लीकेशन दे दी, कैटलिस्ट वाले पार्ट में मैंने इक्विलिब्रियम साथ मिला दिया आपको। इसमें कैटलिस्ट का कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरे को E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड यहां देने का मौका मिला, तो मैंने, अभी कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उस ग्राफ से मैंने पकड़ा है, वो जो आपका पहाड़ वाला ग्राफ आता है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी और वो सारा। ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे चलूं। अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो पहली इंफॉर्मेशन है वो तो वही है जो आपके पास ऑलरेडी है। कैटलाइज्ड पाथ जो होता है उसकी हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड पाथ, और रेट फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, आर्हेनियस सारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। रेट इंक्रीज इफ के इंक्रीज, यानी के बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ रहा है। ये 1000 बार बात तो हो ही चुकी है, तो ये तो जस्ट हम बार बार फिनिशिंग टच लेके आते हैं तो बात करते हैं। कैटलाइज्ड रिएक्शन, सॉरी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और कैटलाइज्ड रिएक्शन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। सिर्फ डैश डैश लगा दिया उसके लिए मैं टेम्परेचर बदलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप अपने आप तो बोल ही नहीं सकते। मैंने क्या किया, कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को एक अलग टेम्परेचर पे परफॉर्म किया और कैटलाइज्ड रिएक्शन को एक अलग टेम्परेचर पे परफॉर्म किया, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है, मेजर टॉपिक आर्हेनियस। आर्हेनियस क्या बात करता है, कैटलिस्ट नहीं। आर्हेनियस बात करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं टेम्परेचर पे बात ना करूं ऐसा कैसे, तो मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पढ़ रही, वो तो रिवाइज किया,
मैं पढ़ रही हूं कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट कंपेयर कर रही हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ेगा, घटाने से कुछ फर्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह, टेम्परेचर चेंज। तो इसके थ्रू बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये अनकैटलाइज्ड, ये कैटलाइज्ड, दिख गया सबको टी डैश, मतलब मैं अब के टेम्परेचर इज नॉट सेम, टेम्परेचर सेम नहीं है। अब जब टेम्परेचर सेम नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी? इफ इसके बाद मैं क्या एज्यूम कर रही हूं, मान लो दोनों का रेट सेम है। आप ये नहीं कह सकते रेट सेम कैसे होगा मैम, कैटलिस्ट तो फास्ट करता है, क्या पता इसका टेम्परेचर बहुत लो कर दिया हो, मैंने ठंडा ही कर दिया रिएक्शन को। सो इफ बोथ रेट्स आर इक्वल, देन जब ये दोनों रेट इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, ए तो किसी रिएक्शन का सेम ही होता है, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, माइनस माइनस काट दूं दोनों साइड से, दिस इज दिस, हैव अ लुक, EA बाय RT और EA डैश बाय RT डैश, ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ R भी सेम ही है, मैंने भी काटा नहीं है कि एज इट इज उतार लिया। इससे मुझे एक बात पता चलती है, EA और EA डैश, ये तो कंफर्म था बच्चों, कैटलिस्ट ने क्या करना है, EA डैश को तो कम ही कर देना है। EA डैश इज वेरी स्मॉल, अच्छा रेशो सेम आया है, रेशो सेम आया है, मतलब T भी छोटा ही होगा। अगर यहां रेशो 2:1 है, यहां भी 2:1 लाने के लिए जितना ये घटा है उतना ये भी तो घटेगा। इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ा दिया मेरे को, अगर EA डैश विच आई नो ऑलरेडी इज लेस देन EA, पक्का ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा होगा। इट मीन्स ये है आपकी एक स्टेटमेंट चारों में से जो करेक्ट इनकरेक्ट सोचनी पड़ेगी, तीन तो शायद, तीन में से दो तो लड्डू ही आती हैं। रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू मेंटेन द सेम रेट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो 1400 केल्विन पे हो रहा है और इंडस्ट्री को बहुत खर्चा पड़ रहा है 1400 केल्विन पे करने का, बहुत कॉस्ट जा रही है, जिससे कॉमन मैन तक चीज महंगी पहुंच रही है, उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक रेट है, बट कैटलिस्ट क्यों लाया, वो ठंडे टेम्परेचर पर हो जाए। 400 केल्विन पे मैं वो रिएक्शन कर लूं, कैटलिस्ट सेम रेट देगा, एक दिन का सेम प्रोडक्शन होगा, लेकिन मेरी कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि मैं कैटलिस्ट से टेम्परेचर डाउन कर गई। 1400-1500 टेम्परेचर इंडस्ट्री में मेंटेन करने का मतलब है कंप्लीट इंफ्रा इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उसके आसपास जाने वाले लोगों की यूनिफॉर्म डिफरेंट हो जाएगी कि इतनी हीट कौन झेल सकता है। सो इतनी बड़ी कॉस्ट को मैं घटा रही हूं, मेरे को रेट फास्ट नहीं चाहिए था, फिर भी मैं कैटलिस्ट यूज कर रही हूं, मेरे को टेम्परेचर कम चाहिए था, इजीली डूएबल हो गया किसी भी जगह पे। तो अंडरस्टैंडिंग दिस कंक्लूजन, ये भी कहां से आया, आर्रीनियस से। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे दिमाग खुलने के लिए अगर आप तैयार हो तो बहुत बढ़िया है। अंडरस्टूड, आगे चलूं, यानी कैटलिस्ट सिर्फ रेट फास्ट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आई कैन ब्रिंग डाउन टेम्परेचर टू गुड एक्सटेंट। डन, आगे चले, चलिए गुड। पढ़ो और बताओ क्या है ये, सब तुमने कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैंने सोचा होगा ये तो पता ही है, ये तो बताया ही है, सरफेस केमिस्ट्री में बताऊंगी जब कैटलिस्ट आएगा एडवांस के लिए। पढ़ो, ये है कैटलिस्ट कभी भी किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को फास्ट कर सकता है। जो रिएक्शन ऑलरेडी भाग रहा है उसको तेज भगा सकता है, रुके हुए रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता, ये भूल जाना, वो जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, कैटलिस्ट थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स को नहीं छूता, ना वो डेल्टा जी की वैल्यू बदलेगा, ना वो डेल्टा एच की वैल्यू बदलेगा। क्यों भाई, डेल्टा एच की वैल्यू क्यों नहीं बदलता, क्योंकि जितना आप देखिए डेल्टा एच रिएक्शन आज तो पढ़ा है मैंने, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को भी सेम फैक्टर से घटाता है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को भी सेम फैक्टर से घटाता है, तो ओवरऑल तो सेम ही रहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स को बिल्कुल नहीं बदलता, और आज ये भी बता दिया इट कैन नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो। व्हाई? बिकॉज कैटलिस्ट डिक्रीज दीज बोथ बाय सेम फैक्टर, अभी बात हुई, और दिखाया भी के ई क्यू क्या है, के एफ बाई के बी, और के एफ बाई के बी किससे गवर्न हो रहे हैं, ई एफ बाई ई बी। तो इन दोनों में सेम वैल्यू से, सेम फैक्टर से डिक्रीज हुआ, इसीलिए के एफ और के बी में भी सेम डिक्रीज हुआ, रेशो रिमेन सेम, रेशो रिमेन सेम, इसीलिए के इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट।
क्लास 11th में बस बता दिया था, लेकिन अब आपको इस फॉर्मूला से शो भी कर दिया कि कैटलिस्ट बिल्कुल असर नहीं डालता थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पर, और एक और किस पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर। क्लियर है सबको? नेगेटिव कैटलिस्ट की बात हो गई कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस ईए, नहीं, राइट, दे कंज्यूम वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसा पाथवे चूज कर लेते हैं वो रिएक्शन का जिसमें एक कैटलिस्ट जो है एक रिएक्टेंट को ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है, गायब करना शुरू कर देता है। तो इंडस्ट्रीज में जब आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, बकायदा कहा जाता है जहां अमोनिया बन रहा है हेबर प्रोसेस से, वहां गलती से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ना आ जाए। अगर आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगी, इनहिबिटर का काम करेगी। तो क्वेश्चन आते हैं, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट, या जो भी है इसका ये इफेक्ट क्यों होता है, क्यों बचाते हैं, व्हाट विल हैपन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। ये सारा सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है जेईई एडवांस का। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, कैटलिस्ट का एक काम तो आपने पढ़ लिया। सो इसका आंसर आपने क्या दिया मेरे को, बी, क्योंकि मेरे को स्लोएस्ट पूछा था तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, और साथ में सरफेस एरिया भी कम। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसके